Hi everyone, welcome to the another video lecture of विज्ञान YouTube channel. My name is तेजस्वी राज और मैं हूं आपका फिजिक्स का शिक्षक जो आपको पढ़ाने आया है सॉलिड मैकेनिक्स का लेक्चर 2। ठीक है, चलिए, जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा, हमने बात करी थी काफी ज्यादा सॉलिड मैकेनिक्स के बारे में और बेसिकली पूरी बेसिक्स जो थी सॉलिड मैकेनिक्स की हमने पिछले क्लास में कवर की थी और मैंने बताया था कि इस क्लास से विल बी स्टार्टिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और उसके बाद हम लोग उसके आगे के टॉपिक्स करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग वही स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। आई होप आप लोग सब बढ़िया कर रहे होगे, सब अच्छा कर रहे होगे। ठंड बढ़ गई है, अगर आप नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में हो तो अपने आप का ध्यान दो, अपना ध्यान रखो और यू नो सेफली रहो, है ना, ताकि अभी तबीयत खराब ना हो। अभी बहुत ही क्रूशियल पीरियड है। अगर आप क्लास 11th में हो तो अभी आपकी 11th अब जस्ट खत्म होने वाली है और अब आप 12th में इंटर करोगे दो दो महीने बाद। तो अभी ये 2 महीने 11th के रिवीजन के लिए बहुत क्रूशियल है। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज अगर हेल्थ सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। ओके, सो बेसिकली दिस इज लेक्चर नंबर 2 और ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, तो पहला लेक्चर हमारा कुछ 45 मिनट्स का था और ये लेक्चर भी लगभग उतना ही का होगा। तो आई थिंक 1 hour 30 minutes इज मोर देन एनफ टू टीच दिस चैप्टर, है ना। तो आज हम लोग ये तीनों टॉपिक्स छोटे छोटे से हैं, जल्दी जल्दी कब कंप्लीट करके इसके कई सारे ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर से। ठीक है, ओके, लेट अस बिगिन। सो बेसिकली आवर फर्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्या होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व? तो देखो, मैं पहले यहां पर कर्व बनाता हूं। ठीक है, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का कर्व है ये। किसका कर्व है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को अपन डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। ये है अपना ओरिजिन। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम प्लॉट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, तो हमें पता है कि अप टू सर्टेन वैल्यूज यानी हुक्स लॉ के हिसाब से स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो लीनियर रीजन होगा, अगर कोई दो क्वांटिटीज आपस में प्रोपोर्शनल होंगी तो उनका जो ग्राफ होगा वो एक ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मैं यहां लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो ये जो रीजन होता है ना, ये वाला रीजन जहां तक ये ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन है, इसको हम हुक्स रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हुक्स लॉ रीजन। क्योंकि इस रीजन तक स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। अब इसके आगे की कहानी। तो इस ये जो पॉइंट हुआ, ये जो पॉइंट हुआ इसको मान लो पॉइंट पी, और पॉइंट पी को कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर जाकर प्रोपोर्शनैलिटी एंड होती है, तो ये लिमिट है प्रोपोर्शनैलिटी का। इसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हो जाती है। ठीक, अब देखो, जो सिग्मा पी और सिग्मा ई है, अब जो आगे का कर्व है ना वो कुछ इस तरीके का हो जाता है, ध्यान से देखना। ठीक है, उसके बाद कर्व कुछ ऐसा हो जाता है और इस पॉइंट को मान लो ई पॉइंट। ठीक है, तो अगर ये वाला पॉइंट है सिग्मा पी और अगर ये वाला पॉइंट है सिग्मा एप्सिलॉन, ठीक है, तो ई को कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ई को क्या बोलते हैं? ई को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो इस रीजन को, यानी सिग्मा पी से सिग्मा ई के बीच का जो रीजन होता है, इसको कहते हैं हम इलास्टिक लिमिट। क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है कि मटेरियल अपने ओरिजिनल पोजीशन पर क्या कर जाता है? रिटर्न बैक कर जाता है। मटेरियल क्या करता है? अपने ओरिजिनल पोजीशन पर रिटर्न बैक। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, इलास्टिक लिमिट में थोड़ा नीचे लिखूंगा। ठीक है, ये अपना पॉइंट ई है और ये है इलास्टिक लिमिट। ठीक है, क्योंकि यहां पर पहले तो देखो, पहले हमने फोर्स बढ़ाया, स्ट्रेस स्ट्रेन बढ़ा, जितना बढ़ाया बढ़ता गया, स्ट्रेस स्ट्रेन का वैल्यू एक टाइम पर आकर प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट रीच कर गई। अब अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे, ठीक है, या घटाएंगे फोर्स, ठीक है, या मान लो हमने लोड हटा दिया, तो सडनली मटेरियल अपनी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से वापस अपने ओरिजिनल लेंथ पे चला जाएगा टिल पॉइंट ई। ठीक है, और अगर मान लो लोड बढ़ा भी रखा है, बट अगर रिस्टोरिंग फोर्स जो मटेरियल के अंदर डेवलप हो रहा है वो हमारे लोड के फोर्स से ज्यादा हो गया, तो क्या होगा? वापस से वायर जो है अपने ओरिजिनल लेंथ पर आने लग जाएगा। ठीक है, बट आप ये देख पा रहे होगे कि इस रीजन में स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, ये जो रीजन है, यहां पर ये जो रीजन ई है, इन रीजन
between sigma epsilon and sigma p, stress is not directly proportional to strain. ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, ये दूसरा इंफॉर्मेशन मिला इस ग्राफ से। तीसरा इंफॉर्मेशन कि इसके बाद अगर मान लो कि हमने और भी ज्यादा फोर्स की वैल्यू बढ़ा दी, क्या करी, हमने फोर्स की वैल्यू अब और भी ज्यादा बढ़ा दी, जो हमने देखा कि अब वायर अपने ओरिजिनल लेंथ पे आना चाह रहा है वापस से, हमने फोर्स की वैल्यू और ज्यादा बढ़ा दी, तो अब जो कर्व है वो ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है कर्व। ठीक है, अब ये जो कर्व हो गया, ये मतलब हो गया परमानेंट डिफॉर्मेशन का पॉइंट, यानी इस पॉइंट को कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, इसको अगर मैं पॉइंट एफ बोलूं तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट। मतलब ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, येलो वाला रीजन, ठीक है, येलो रीजन जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, यानी मटेरियल अब अगर हमने इलास्टिक लिमिट से ज्यादा मटेरियल पर लोड लगाया तो अब मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा और वो अपने ओरिजिनल लेंथ पर नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर लोड बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए तो सडन ड्रॉप होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन में, और एक फ्रैक्चर पॉइंट रीच कर जाता है मटेरियल, जहां पर मटेरियल के अंदर के जो एटम्स हैं उनके बीच का बॉन्ड टूट जाता है और मटेरियल ब्रेक डाउन कर जाता है, यानी मटेरियल टूट जाता है। ठीक है, मटेरियल टूट जाता है। अब ये जो लिमिट है फ्रैक्चर पॉइंट, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जो प्लेन्स होते हैं अपने, ठीक है, जो अपना प्लेन होता है, ठीक है, ये जो प्लेन होता है ना, मान लो ये क्या है, एरोप्लेन है। एरोप्लेन का जो मटेरियल होता है वो कॉम्पोजिट मटेरियल से बना होता है। अब कॉम्पोजिट मटेरियल क्या होता है ये आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, बट इतना समझ जाओगे कॉम्पोजिट मटेरियल इट इज एन एडवांस टाइप ऑफ मटेरियल जिसकी फ्रैक्चर पॉइंट बहुत मतलब हाई होती है, मतलब बहुत ही हाई लोड पर ये फ्रैक्चर होता है। ठीक है, अब समझो, जब एरोप्लेन में टर्बुलेंस आता है, ठीक है, अगर आपने एरोप्लेन में ट्रैवल किया तो आप देखे होंगे कि सर्टेन क्लाउड्स के बीच से अगर एरोप्लेन पास करती है तो एरोप्लेन में टर्बुलेंस आता है। ठीक है, तो टर्बुलेंस आ रहा है, तो जो टर्बुलेंस है वो क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है एरोप्लेन की मटीरियल पर, है ना, लोड लग रहा है एरोप्लेन की मटीरियल पर हर डायरेक्शन से, इधर से हर तरफ से। ठीक है, तो ये जो लोड लग रहा है, मान लो ये बढ़ते 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 इतना ज्यादा हो गया इसकी इंटेंसिटी, ठीक है, यानी बहुत लंबे पीरियड तक अगर टर्बुलेंस रहा और बहुत ही हैवी टर्बुलेंस रहा, और ये लोड की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मटेरियल की प्रॉपर्टी की जितनी इलास्टिक लिमिट थी उसको विदस्टैंड करने की उससे ज्यादा हो गई लोड, तो क्या होगा, एरोप्लेन में क्रैक आना शुरू हो जाएगा, ब्रेकेज ऑफ मटेरियल हो जाएगा एरोप्लेन में, और एरोप्लेन क्या कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा। सो बेसिकली शुरू में जब लोड हम जो लोड होगा टर्बुलेंस की वजह से वो ऐसा होगा कि पहले क्या होगा, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के, उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी कंप्लीट हुई होगी तो फिर इलास्टिक लिमिट रीच किया होगा, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट पार करने के बाद इलास्टिक लिमिट आया होगा कि अभी भी अगर लोड लग भी रहा है तब भी एरोप्लेन अपने शेप को मेंटेन करके रख पा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, ज्यादा ही लोड बढ़ा दिया, तो लोड अगर और बढ़ा दिया तो क्या हुआ, फ्रैक्चर पॉइंट रीच कर गया, और फ्रैक्चर पॉइंट रीच कर गया मतलब मटेरियल में ब्रेकेज आ गया, और अब एरोप्लेन में कुछ भी हो सकता है। नाउ एरोप्लेन इज नॉट सेफ टू ट्रैवल, इट कैन क्रैश एट एनी टाइम बिकॉज मटेरियल क्रैक कर गया है। ठीक है, तो इसको ये बेस्ट एग्जांपल होता है समझने का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। आई होप आप लोग को ये चीजें समझ आई होंगी। एक बार ध्यान से इसको देखिए एरोप्लेन वाले एग्जाम्पल को, और बताइए अगर इसमें कोई दिक्कत है तो। ठीक है, और ये जो होता है ये अपना ग्राफ होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। बेसिकली ये आपके सीबीएसई के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है वो लोग पूछते ही पूछते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट करो और सारे पॉइंट को डिफाइन करो। तो मैंने बता ही दिया है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट क्या होती है, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, और फ्रैक्चर पॉइंट क्या होता है, सब बता दिया आपको। डेफिनेशन नहीं लिखवाया हूँ बिकॉज बेसिकली जेई में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट सीबीएसई के अगर कोई बच्चे हैं जो केवल सीबीएसई के लिए मेरा वीडियो देखते हैं तो उनके लिए मैंने समझा दिया है, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना जो मैंने बताया उसको अपने शब्दों में। ग्राफ यही है। ठीक है, बढ़े आगे। ओके, अब एक कंसेप्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर। ठीक है, ये कंसेप्ट क्या बोलता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर। देखो, जब कोई वायर स्ट्रेच होता है, जैसे मान लो कि अगेन मैं यहाँ पर एक बनाता हूं कि हमने एक सीलिंग से एक वायर को लटका रखा है,
जब वायर स्ट्रेच होता है तो जो अंदर में वायर के एटम्स हैं उनके अगेंस्ट वो जो फोर्स है, जो मान लो ये एक लोड है, ये लोड जब इस वायर को स्ट्रेच करने की कोशिश करता है तो इसके अंदर के जो एटम्स हैं उसके अगेंस्ट ये लोड वर्क करता है उनके इंटर एटॉमिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। सही है। तो यानी जब इस वायर पर ये लोड कुछ वर्क करता है तो इस वायर में वो लोड, वो वर्क कैसे स्टोर होता है। पॉइंट ये है, पॉइंट ये है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं खुद को, कि अगर किसी वायर में हमने लोड को हैंग करके रखा है और वो लोड वायर को ऑब्वियस रीजंस की वजह से खींचना चालू करेगा तो वायर में स्ट्रेचनेस प्रोड्यूस होगी, वायर स्ट्रेच होगा। तो जब वायर स्ट्रेच आउट होगा तो अंदर में जो एटम्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। तो यानी वो ब्रेक कैसे हो रहा है, यानी ये जो लोड है फोर्स के टर्म में कुछ ना कुछ तो वर्क कर रहा है वायर पे। तो वो वर्क एज एन एनर्जी कैसे स्टोर हो रही है वायर में, तो वो होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर। कैसे होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। वो वर्क, वर्क बाय लोड। ठीक है, ये हो गया। तो मान लो कि अगर हम एफ फोर्स लगा रहे हैं एल लेंथ के वायर पे, क्या कर रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं एल लेंथ के वायर पे, और उसकी वजह से जो इंक्रीज इन लेंथ हो रहा है वो हो रहा है डेल्टा एल। इंक्रीज इन लेंथ जो हो रहा है वायर का वो हो रहा है डेल्टा एल। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मान लो वायर का ए है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है U इज इक्वल टू हाफ के डेल्टा एल का होल स्क्वायर। ठीक है, जहां पर के क्या है, वाई ए अपॉन एल। ठीक है, वाई ए अपॉन एल है। तो अगर इस के की वैल्यू हम इस ऊपर वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ वाई ए बाई एल डेल्टा एल का होल स्क्वायर। सही है, ये आया, यहां तक समझ आया, पहले ये बताओ, यहां तक सबको समझ आ गया। ठीक है, तो बेसिकली यही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, इसका इक्वेशन है ये, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, जो कि वायर में स्टोर हो रहा है, जो कि वायर में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। आगे, अब अगर हमें निकालना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो अगर हमें एनर्जी डेंसिटी निकालनी है वायर की, जिसको हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ वाई ए बाई एल डेल्टा एल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ अ वायर विल बी हाउ मच, एरिया ए है, लेंथ एल है, तो ए इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, तो u इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ डेल्टा एल बाई एल इंटू वाई डेल्टा एल बाई एल, ये लिख सकते हैं क्योंकि a और a कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ डेल्टा एल बाई एल इंटू वाई डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, अब देखो, तो ये क्या हो गया, हाफ इंटू डेल्टा एल बाई एल किसका फॉर्मूला होता है, स्ट्रेन का, हाफ इंटू स्ट्रेन और y इंटू स्ट्रेन, y इज यंग्स मॉडुलस, ये हो गया। तो y इंटू स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस होता है, बिकॉज हमें पता है कि y इंटू स्ट्रेन क्या होगा, यंग्स मॉडुलस को स्ट्रेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्ट्रेस आएगा। तो हाफ इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेस, ये होता है u का फॉर्मूला, यानी एनर्जी डेंसिटी ऑफ वायर। ये रहा फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी ऑफ वायर का, ये पूरा डेरिवेशन है। बेसिकली इसमें आपको मतलब बस इस फॉर्मूले से, एक ये फॉर्मूले से मतलब है और एक ये वाले फॉर्मूले से मतलब है, ये दो फॉर्मूले से आपको मतलब है। बाकी मैंने डेरिवेशन इसीलिए करवा दिया है कि आपको समझ आए, विजुअलाइज हो कि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो इन दोनों फॉर्मूले को आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब आता है कंसेप्ट थर्मल स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स। ये क्या होता है, देखो, थर्मल स्ट्रेसेस और स्ट्रेन का मतलब ये होता है कि जब हम टेम्परेचर को किसी बॉडी के घटाते या बढ़ाते हैं तो बॉडी में एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन आता है। ठीक है, अगर किसी बॉडी को हीट किया तो बॉडी एक्सपैंड होती है, किसी बॉडी को कूल डाउन किया तो बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन आता है, इंटरमोलिकुलर और इंटर एटॉमिक लेवल पे। ठीक है,
अगर मान लो किसी बॉडी को हमने फ्री कर दिया एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, राइज और फॉल जैसे जैसे टेम्परेचर का हुआ उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो क्या आपको बॉडी में कोई स्ट्रेस इंड्यूस होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमने तो कोई रुकावट नहीं रख रखी है ना। मान लो कि ये एक रॉड है, इस रॉड पे हमने यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया इस रॉड का, ठीक है, रॉड हल्का हल्का एक्सपैंड होना शुरू हो गया। ये मैं इंटर एटॉमिक लेवल पे बता रहा हूँ, इतना तो एक्सपेंशन नहीं होगा। तो मैंने तो यहाँ पर कोई रुकावट नहीं लगा रखी है ना, इधर साइड से भी रॉड एक्सपैंड हो रहा है और उधर साइड से भी हो रहा है, लेफ्ट राइट दोनों साइड से हो रहा है रॉड एक्सपैंड, कोई रुकावट नहीं है। तो अभी इसमें कोई भी स्ट्रेन या स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा, नो स्ट्रेन नो स्ट्रेस। बट अगर मैंने मान लो कि इसी रॉड को कुछ इस तरीके से लगा दिया, मान लो ये अपना रॉड है, ठीक है, और यहाँ पर रॉड के हमने एक पिवट लगा दिया है, दोनों साइड से एक्सपैंड करने के रास्ते बंद कर दिए, ये कंस्ट्रेंट है, ठीक है, रुकावट। तो अब क्या रॉड की अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं नीचे से, तो क्या वो फ्रीली एक्सपैंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर ये फ्रीली एक्सपैंड नहीं कर पाएगा तो इसके अंदर क्या डेवलप होगा? एक स्ट्रेस डेवलप होगा, एक स्ट्रेस डेवलप होगा, करेक्ट। और इसी स्ट्रेस को कहते हैं थर्मल स्ट्रेस, इसी स्ट्रेस को कहते हैं थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। और इसका एक और नाम होता है, इसको कहते हैं टेम्परेचर स्ट्रेस। किसी किसी किताब में आप देखोगे टेम्परेचर स्ट्रेस भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेम ही चीज है, ठीक है। और इसी के अंदर जो स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन डेवलप होगा, उस स्ट्रेन को कहेंगे थर्मल स्ट्रेन, उस स्ट्रेन को कहेंगे थर्मल स्ट्रेन, ठीक है। तो मान लो कि एक रॉड है जिसका लेंथ एल है, गंदा सा रॉड बन रहा था भाई ये तो, चलो प्यार से बनाते हैं रॉड। मान लो कि एक रॉड है, हमने यहाँ पर उसको फिक्स कर रखा है दोनों एंड को उसके, कि वो फैल ना सके, है ना, मोटा ज्यादा होने लग जाता है नहीं तो ये बदमाश है ये रॉड, ठीक है। मान लो इसकी लेंथ कितनी है? एल, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए। यंग्स मॉडुलस कितना है? वाई। और अल्फा क्या है? थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये आप पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसके बारे में आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे, अभी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मान लो कि टेम्परेचर हमने रॉड का बढ़ा दिया एक टी अमाउंट से, ठीक है, स्मॉल टी अमाउंट से अगर हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, तो लेंथ जो होगा मान लो डेल्टा एल से इंक्रीज करना चाह रहा होगा। अगर वो फिक्स नहीं रहता तो डेल्टा एल से इंक्रीज करता, तो जो डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है वो होता है एल अल्फा टी, ओरिजिनल लेंथ, थर्मल एक्सपेंशन और कितना टेम्परेचर बढ़ाया वो, ठीक है। बट क्योंकि रॉड जो है वो सपोर्ट्स के द्वारा फिक्स्ड है दोनों एंड से, तो यहाँ पर एक कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप होगा रॉड में, ठीक है। और रॉड की क्योंकि हम इन टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो नेचुरल लेंथ था रॉड का, ठीक है, वो होना चाहिए था एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है। बट एक्चुअल लेंथ इज हाउ मच? एक्चुअल लेंथ इज डेल्टा एल, है ना। और नेचुरल लेंथ होना चाहिए था एल प्लस डेल्टा एल, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ा रखा है ना। तो स्ट्रेन क्या होता है? एक्चुअल लेंथ बाई नेचुरल लेंथ, डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा एल, यानी इसको लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल, है ना। डेल्टा एल का फॉर्मूला ऊपर से क्या है? एल अल्फा टी अपॉन एल, सॉरी, एल अल्फा टी अपॉन एल, एल और एल कैंसिल हो गया, ये बच गया अल्फा टी। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला आ गया अल्फा टी इन केस ऑफ थर्मल स्ट्रेन। तो ये थर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो थर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा? सिमिलरली थर्मल स्ट्रेस हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू वाई इंटू एप्साइलन होता है, तो वाई अल्फा टी, ये आ गया थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला। और फोर्स क्या होगा? सिग्मा इंटू एरिया, यानी वाई अल्फा टी ए, ये आ गया फोर्स, जो कि डेवलप हो रहा होगा ड्यू टू द सपोर्ट्स, ड्यू टू द सपोर्ट्स, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस है ये थर्मल स्ट्रेन है,
ठीक है, और ये फोर्स डेवलप ड्यू टू द सपोर्ट, ये देख लो। इसके बाद इस पे क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे इस पे? क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। ठीक है, नोट डाउन कर लिया? ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आओ देखो, इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि एक स्टील वायर है, ठीक है, स्टील वायर है जिसका लेंथ जो है वो है 4 मीटर, ठीक है। और उसमें स्ट्रेच कितना आया है? 2 मिलीमीटर का। स्ट्रेच कितना आया है? 2 मिलीमीटर का, ठीक है। और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वायर का वो है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पूछा जा रहा है एनर्जी डेंसिटी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, ठीक है। तो देखो, एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। तो हाफ इंटू स्ट्रेस कितना हो जाएगा? स्ट्रेस क्या होता है? वाई इंटू स्ट्रेन। तो वाई इंटू स्ट्रेन क्या होगा? वाई इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर, चूंकि स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी की स्ट्रेन था तो स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन का होल स्क्वायर। तो हाफ इंटू वाई इज हाउ मच? 2 × 10⁻11। एंड स्ट्रेन कैसे निकालेंगे? ओरिजिनल लेंथ कितना था? ओरिजिनल लेंथ है 4 मीटर और स्ट्रेच कितना हुआ? 2 मिलीमीटर का। तो 2 × 10⁻³ मीटर डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ का होल स्क्वायर, ये आ गया स्ट्रेन, ठीक है। कैसे आया भैया स्ट्रेन का फॉर्मूला? डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 से 2 कट गया, ये इससे 2 बार में नीचे कट गया, ये आ जाएगा 0.25 इंटू 10⁻5, यानी इसको लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻4 जूल पर मीटर क्यूब। ये आ गया एनर्जी डेंसिटी का आंसर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। तो एनर्जी डेंसिटी आ गई, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी? कैपिटल यू, एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 2.5 इंटू 10⁻4 इंटू वॉल्यूम कितना है इसका? एरिया कितना है? 2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 2 मिलीमीटर स्क्वायर यानी 2 × 10⁻⁻6 और इंटू दिस इज 4 जूल, राइट। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.20 जूल्स, है ना। एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम भैया, यू इज इक्वल टू स्मॉल यू इंटू वॉल्यूम, ठीक है। ये आ गया अपना फॉर्मूला इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। क्लियर है कैसे बनाते हैं क्वेश्चन? ओके, इस तरह ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, है ना। चलो, तो अब करते हैं बढ़िया वाला क्वेश्चन। आओ, अ बार ऑफ मास m and length l is hanging from point A as shown in figure। ये बना दिया मैंने फिगर, ठीक है। ये एक बार है, ये मान लो पॉइंट ए है जिससे कि सस्पेंड किया हुआ है इस बार को। मास इसका m है, लेंथ इसका l है। फाइंड इंक्रीज इन इट्स लेंथ ड्यू टू इट्स ओन वेट, उसके खुद के वेट की वजह से लेंथ कितना इंक्रीज होगा वो हमें निकालना है। यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है वायर का y और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a। ओके, ठीक है। तो मान लेते हैं एक स्मॉल सेक्शन dx, ठीक है, बार पे स्मॉल सेक्शन ds मान लेते हैं। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, जहां तक बार एक्सटेंड हुआ, तो बी से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट्री लेंथ लेंगे dx, छोटा सा, यहां पर एक एलिमेंट्री लेंथ लेंगे dx, छोटा सा, ठीक है। तो टेंशन कितना होगा इस पॉइंट पर? tx किसके बराबर होगा? वो वेट के बराबर बार बार के mg/l/x। क्यों भाई mg x/l? बिकॉज लीनियर मास डेंसिटी से याद करो, मास पर यूनिट लेंथ mg/l/x, ठीक है। तो इलोंगेशन कितना होगा? यानी dl कितना होगा? dx सेक्शन में भी तो कुछ खिंचाव आएगा, तो उसको मान लेते हैं dl। तो वो क्या हो जाएगा? tx dx/ay, फोर्स अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉड्यूलस। हो जाएगा ये क्या? mg/l/A dx, ठीक है। अब अगर हमें टोटल इलोंगेशन निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
तो इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, mg कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है। इंटीग्रेट क्या होगा, x dx, 0 से l के बीच में। ठीक है, तो ये जब इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा mg l a y। ठीक है, स्मॉल l ले लो, यहाँ पे स्मॉल l लिया है, l स्क्वायर बाई 2, ये l इस l स्क्वायर को काट देगा तो क्या आ जाएगा mg l बाई 2ay, ये y है। ठीक है, ये आ गया डेल्टा एल का फॉर्मूला। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? क्या किया, सबसे पहले जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा इस बार पर वो उसके टेंशन के बराबर होगा, तो mg लिख निकाल लिया, वेट निकाल लिया। छोटे से dx लेंथ पे कितना इलोंगेशन हुआ होगा, tx dx बाई ए वाई, वो निकाल लिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया जीरो टेल में। क्लियर है? ओके, अब आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। एक स्टील रॉड है जिसका लेंथ है 6 मीटर और डायमीटर है 20 मिलीमीटर। ठीक है, इसको फिक्स कर रखा है दो रिजिड सपोर्ट से, यानी ऐसे। ठीक है, डिटरमाइन द स्ट्रेस इन द रॉड व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 80 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को 80 डिग्री से हमने 80 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज कर दिया तो स्ट्रेस कितना होगा रॉड में। ठीक है, फर्स्ट अगर एंड्स जो है वो यील्ड नहीं करे, अगर एंड्स यील्ड करे बाय 1 मिलीमीटर, यील्ड करे मतलब बढ़े। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर एंड्स में कोई यील्डिंग नहीं होती है, ठीक है, तो सिग्मा वन मान लो स्ट्रेस है रॉड के अंदर, सिग्मा वन इज द स्ट्रेस इन द रॉड। ठीक है, तो सिग्मा का फॉर्मूला हमने क्या लिखवाया था, अल्फा टी इंटू कैपिटल वाई, याद है ऊपर में देखो। ठीक है, वाई कैपिटल वाई अल्फा टी था ना, वही वाला थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला। ठीक है, वो लगा दिया यहाँ पर। ओके, तो इससे अपने को सिग्मा वन कितना निकलेगा, सिग्मा वन निकलेगा अल्फा कितना दिया हुआ है 12 इंटू 10⁻⁻6। टी इज हाउ मच 80 डिग्री सेल्सियस, उससे टेम्परेचर इंक्रीज किया, एंड अल्फा इज हाउ मच, सॉरी वाई इज हाउ मच 2 इंटू 10⁻6। इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 1920 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया सिग्मा वन, यानी स्ट्रेस कितना इंक्रीज हुआ रॉड में अगर एंड यील्ड नहीं किया तो इतना। पार्ट ए का आंसर आ गया। नाउ लेट्स सॉल्व पार्ट बी। पार्ट बी क्या बोल रहा है, जब यील्डिंग होगी, तो अगर यील्डिंग होगी यानी टेम्परेचर अगर लेंथ इंक्रीज करेगा तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या बताया था, एल अल्फा टी। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर का मतलब क्या होगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डेल्टा एल नेट क्या हो जाएगा, एल अल्फा टी माइनस 0.1। ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा एल नेट डिवाइडेड बाई एल, तो अल्फा टी माइनस 0.1 बाई एल ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो सिग्मा टू क्या हो जाएगा, y इंटू एल्फा टी माइनस 0.1 इंटू एल। ठीक है, तो यील्डिंग इतनी है। ठीक है, यील्डिंग का मतलब समझो, यील्डिंग का मतलब क्या होता है कि अगर ये सपोर्ट है और ये रॉड है, तो हमने थोड़ा सा दूसरा एंड को के बीच में जगह छोड़ा था जिसको कहते हैं 0.1 सेंटीमीटर जो गिवन है, ये है यील्डिंग की। इतना इंक्रीज करने के लिए हमने छोड़ा, उसके बाद फिर सपोर्ट है इधर। ठीक है, तो इसीलिए उसमें से टोटल एक्सपेंशन में से इतना हमने घटा दिया। ओके, अब समझो, तो सिग्मा टू इतना आ गया, तो सिग्मा टू इसमें वैल्यूज पुट करो ना, 2 इंटू 10⁻6 इज वाई, 12 इंटू 10⁻6 इज अल्फा इंटू 80 इंटू सॉरी माइनस 0.1 डिवाइड बाई एल इज हाउ मच 600। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर ऑफ पार्ट बी। ठीक है, चेक दिस आउट। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, अब आओ ये क्वेश्चन देखते हैं। अगर कॉपर की इलास्टिक लिमिट है 1.5 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डिटरमाइन द मिनिमम डायमीटर ऑफ कॉपर वायर कैन हैव अंडर अ लोड ऑफ 10 kg इफ इट्स इलास्टिक लिमिट इज नॉट टू बी एक्सीडेड। ठीक है, सिग्मा एम, यानी सिग्मा एम किसको कहते हैं, सिग्मा एम कहते हैं हर मटेरियल का एक ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है कि इस स्ट्रेस पर ये मटेरियल ब्रेक कर जाएगा, उसी को कहते हैं सिग्मा एम। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है एफ एम बाई ए। ठीक है, यानी मैक्सिमम फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां पर मैक्सिमम फोर्स को एफ लिख दो। ठीक है, डायमीटर की बात हो रही है तो सर्कुलर कॉपर वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया, तो पाई डी मिनिमम स्क्वायर बाई 4। यही तो पूछा जा रहा है कि मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए कि वायर ब्रेक ना करे, तो डी मिनिमम निकालना है अगर,
ठीक है, क्या हो जाएगा, √4f/π सिग्मा m क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। ठीक है, हो जाएगा √4f/π सिग्मा m। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, √4 इंटू 4 से हाउ मच, 10 इंटू 9.8, क्योंकि वेट दिया है ना, लोड का मास दिया है, तो उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 10 से कर लो, 10 इंटू 10, 3.14 इज पाई, सिग्मा एम इज गिवन 1.5 इंटू 10⁸ इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा 0.91 mm। इतनी होनी चाहिए मिनिमम डायमीटर कॉपर वायर की, ताकि वो ब्रेक ना करे। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है क्या भाई? आगे बढ़े, चलो। द प्रेशर ऑफ अ मीडियम इज चेंज फ्रॉम दिस पास्कल टू दिस पास्कल। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये होमवर्क क्वेश्चन है। मैं इसमें बता देता हूँ क्या लगेगा। इसमें लगेगा बल्क मॉडुलस माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा वी बाई वी लगाना। इसका आंसर है डी, ये इसका करेक्ट आंसर है। दिस इज होमवर्क, सब लोग सॉल्व करके बताना किससे किससे बना, किससे किससे नहीं बना। ठीक है, तो चलो आज का क्लास यहीं पे डन करते हैं। वी आर गुड टू गो। यहाँ पर इस चैप्टर का क्या होता है, दी एंड। इस चैप्टर का क्या होता है यहाँ पर, दी एंड। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। ये थोड़ा लंबा चैप्टर होगा, आराम आराम से करेंगे इसको। ठीक है, इजीली करेंगे इसको। चलो, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय एवरीवन, सी यू।